स्वागत है आप सबका आज के पाठ्यक्रम में। आज मुझे आप लोगों से कुछ प्रसन्नता भी हो रही है, और प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि कल के पाठ में कुछ डिस्टर्ब हुआ, जिसकी सूचना भी आपने दी हमें, और कुछ दिक्कत भी हुई समझने में, ये भी बातें आपने कही। तो इसी तरह से आप लोग जहाँ कहीं दिक्कत हो, कोई बात हो, तो ये कहते रहिए। कल हम गुण संधि की चर्चा कर रहे थे, गुण संधि के बारे में पढ़े थे। तो गुण संधि के बारे में हमने ये देखा कि गुण करने वाला नियम है आद्गुणः, ये सूत्र। आद्गुणः सूत्र का अर्थ है अवर्ण के बाद अच होने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। हमने कहा था कि यण संधि जो है और अयादि संधि जो है वो पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करने वाली संधि है। केवल वो पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करेगा, बाद में जैसा स्वर रहता है वैसा स्वर उसके साथ मिल जाता है। तो यण और अयादि संधि सब पूर्व वर्ण के स्थान में परिवर्तन करने वाली संधि है। लेकिन गुण वृद्धि आदि जो संधि है ये पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान में, पहले और बाद वाले दोनों वर्णों के स्थान में परिवर्तन करके एक आदेश करता है। तो दो के जगह पर जहाँ एक आदेश हो उसे हम एकादेश कहते हैं। तो जैसे हमने कहा उपधन इंद्र है, तो प में अ है और अ इंद्र में ई है। तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर हमने एक आदेश ए किया, तो इसीलिए यह जो गुण अक्षर ए है ये एकादेश कहलाएगा। तो हमने कहा था कि इस आद्गुणः इस सूत्र में तो केवल दो ही पद है, आद और गुणः। तो इस सूत्र में ये अर्थ कहाँ से आया कि एकादेश हो? तो हमने कहा था कि इस सूत्र से पहले एक अधिकार सूत्र है, और वो अधिकार सूत्र है एकः पूर्व परयोः। एकः पूर्व परयोः ये एक अधिकार सूत्र है, और वो अधिकार सूत्र कहता है गुण वृद्धि से पहले कि भैया आप गुण और वृद्धि जो काम करेंगे वह पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश करेंगे। तो वो अर्थ आद्गुणः सूत्र में आता है। और आद्गुणः सूत्र में ही इको यनचि सूत्र से अची पद भी आता है। तो अची का अर्थ था अच बाद में रहने पर, एकः पूर्व परयोः का अर्थ हुआ पूर्व पर के स्थान में एक आदेश। तो ये दोनों चीज़ें जब आद्गुणः सूत्र के साथ में मिल जाती है तो आद्गुणः सूत्र का पूरा अर्थ होता है कि अवर्ण मने अ आ, इन दोनों के बाद में यदि कोई अच वर्ण रहे तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण एकादेश होगा, माने गुण वाला कोई एक आदेश होगा। तो गुण जो है हमारे पास तीन है। तो हमने कहा था कि इस तीनों में से कोई एक ही वर्ण होगा गुण, तीनों वर्ण नहीं होगा। तो कहाँ पर में क्या करें, इसके लिए हम उच्चारण स्थान मिला करके देखते हैं कि जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ में स्थान मिलेगा तो गुण वाला वर्ण वही उसके स्थान पर आएगा। तो हमने उदाहरण दिया कि जैसे देखो उ प में अ है, इंद्र में ई है, तो अवर्ण कौन हो गया? उप में प में अ, अच बाद में कौन हो गया? इंद्र का ई। तो अ के बाद ई होने से
अवर्ण अच अवर्ण हो गया अ, उसके बाद में अच वर्ण हो गया ई। तो ऐसी स्थिति में अ ई दोनों के स्थान में हमको गुण करना है। अब इस दोनों वर्ण के स्थान में गुण क्या करें? गुण तो हमारे पास 3 आ गए। तो हमने कहा कि 2 के स्थान में जो करना है, तो जिन दोनों के स्थान में करना है उसको उच्चारण स्थान उसका मिला के देखिए। तो उप में जो प में अ है उसका उच्चारण स्थान है कंठ। इंद्र के ई में उच्चारण स्थान है तालु। तो दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। तो कंठ तालु इन दोनों वर्णों के स्थान में गुण वाला वही वर्ण होगा जिसका कंठ तालु उच्चारण स्थान है। और वो कंठ तालु उच्चारण स्थान किसका है? ए का। इसीलिए अ ई को हमेशा गुण हम ए आदेश कर देते हैं। तो उपेंद्र ये प्रयोग बन जाता है। हमने कहा कि इसको ध्यान में रखने के लिए कि भाई अ और आ इन दोनों वर्णों के बाद में अच चाहिए। तो अच में जैसे ह्रस्व इकार हम लेते हैं उसी तरह से दीर्घ इकार भी लेंगे। तो अ के बाद यदि ह्रस्व इकार रहेगा तब भी गुण होगा। अ के बाद यदि दीर्घ इकार रहेगा तब भी गुण होगा। इसी तरह से आ के बाद यदि ह्रस्व इकार रहेगा तब भी गुण होगा वही ए। और आ के बाद दीर्घ इकार रहेगा तब भी गुण होगा ए ही। तो ये तय कर दिया कि अ या आ के बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों को हमेशा गुण ए ही होगा। तो ए तय हो गया आकार इकार के स्थान में होने के लिए या आकार ईकार के स्थान में होने के लिए। इसका हमने आपको कई उदाहरण दिए कि जैसे उपेंद्र उपधन इंद्र, तो अ ई मिल के ए हो बन गया, तो बन गया उपेंद्र। गण प्लस ईशः बराबर गणेश्वर। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। तो इस तरह से सारे के सारे उदाहरण हमारे बन जाते हैं। तो ये तय हो गया कि अ ई के स्थान में गुण ए होगा, ये फिक्स हो गया इसके लिए। अब हमारे पास दूसरा गुण वर्ण बच गया ओ। तो ओ कहाँ पर में हो? तो हमने कहा कि जैसे देखिए स्थिति है वसंत प्लस उत्सव। तो वसंत में अ, त में अ है, वसंत में अ। उसके बाद उत्सव में ऊ है। तो अ और ऊ इसके स्थान पर हमको देखना है कि आद्गुना सूत्र का अर्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आद्गुना सूत्र ने जो अर्थ किया अवर्ण के बाद अच होना चाहिए। तो अवर्ण कौन हो गया? वसंत में अकार। अच वर्ण बाद में कौन हो गया? उत्सव का उकार। तो इस अ और ऊ के स्थान में हमको अब गुण करना है। तो अब यहाँ गुण क्या करें? तो हम अकार और उकार का उच्चारण स्थान जब देखते हैं तो अकार का उच्चारण स्थान है कंठ, उकार का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। तो इस कंठ ओष्ठ वर्ण के स्थान पर कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वाले इस वर्ण के स्थान पर गुण में से हम वही वर्ण करेंगे जिसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होगा। और वो कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान किसका है? ओकार का। इसीलिए हमेशा अ उ बराबर ओ होता है परिवर्तन। अब यह परिवर्तन जो है जब वसंत में अ और उत्सव के उ इन दोनों को मिला करके ओ में बदल देंगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा? वसंतोत्सव। इसी तरह से जो ह्रस्व आकार रहने पर होगा वो काम दीर्घ आकार होने पर भी होगा। हमने कहा महा प्लस उत्सव। तो महा में भी आ है, उत्सव में भी ऊ है, तो दोनों मिलकर के बन जाएगा महोत्सव। हमने कहा गंगा प्लस उदकम है, दोनों मिलके बन गया गंगोदकम। हमने कहा हित प्लस उपदेश है, तब भी क्या बनेगा? हितोपदेश। प्रश्न प्लस उत्तरम है, क्या बनेगा? प्रश्नोत्तरम इत्यादि। तो इस तरह से आकार उकार के स्थान पर हमेशा गुण हो गया ओकार।
तो ये तय हो गया कि अ उ का परिवर्तन ओ होगा। तो जहाँ कहीं भी हम किसी संधि युक्त पद में देखें कि ए के ऊपर में जोड़ आ रहा है तो ए चूंकि गुणवर्ण है, इसीलिए सीधे कह दीजिए यहाँ गुण संधि है। अब उस गुण संधि को देख करके हमें छांटना है। तो छांटेंगे कैसे? तो चूंकि दो वर्ण के जगह ए है तो बाद में तो हमेशा ई चाहिए, तो ई को लेकर के अलग वर्ण करेंगे। पूर्व में जो वर्ण होगा वो या तो अ होगा या आ होगा, तो इसको लेकर के हम अलग शब्द बना देंगे। अब मान लीजिए हम आपको एक साथ उदाहरण देते हैं। हमने प्रयोग किया तथेति, तो तथेति में किस पे जोड़ आ रहा है? ए पे। ए पे जोड़ आ रहा है तो एक किसका परिवर्तित रूप है? अकार इकार का, या आकार और इकार का। तो अब हम इसका संधि विच्छेद क्या करें? तथा प्लस इति। यदि हम तथ प्लस इति करते हैं तब भी गुण होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ जो शब्द है वो शब्द संस्कृत में शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम तथा बोलते हैं, यथा बोलते हैं। तो जो शब्द सही होगा जिसमें आकार उच्चारण है तो आकार वाला शब्द आएगा, जिसमें अकार उच्चारण है उसमें अकार वाला वर्ण आएगा। तो जैसे हमने कहा कि तथा इति बराबर तथेति, वसंत प्लस उत्सव बराबर वसंतोत्सव। तो जहाँ अ है वहाँ अ हम बोलते हैं। तो इस तरह से ए और ओ जो दो गुणवर्ण है ये हमारे लिए तय हो गया। अब जो थोड़ी सी चीज़ें बची जिसमें दिक्कत आई थी वो है तीसरा वर्ण जो हमारा बचा गुण अ। तो गुण हमारे पास जो तीन था, अकार एकार ओकार, तो एकार हमारा तय हो गया, निश्चित हो गया अकार इकार के लिए। ओकार तय हो गया अकार उकार के लिए। अब ये जो गुण होगा वो किस कंडीशन में होगा और कहाँ उसमें क्या विशेष परिवर्तन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि इसी में आपको सबको कुछ परेशानी हुई। तो उदाहरण से आप समझिए कि जैसे हमने कहा कृष्ण प्लस रिधि है, कृष्ण प्लस रिधि ये स्थिति है। अब कृष्ण में ण में क्या है? अवर्ण है, और रिधि में क्या है? रि वर्ण है। समझ में आ रही बात? उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण लीजिए कि जैसे देव प्लस ऋषि है, तो देव में क्या है? अ, आगे ऋषि में क्या वर्ण है? रि। तो यहाँ अवर्ण वर्ण हो गया देव में अ, इसके बाद अच वर्ण हो गया रि, क्योंकि रि अच वर्ण में आता है। तो अवर्ण के बाद अच हो जाने के कारण आद्गुण सूत्र जो है उसकी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि उसका क्षेत्र बन गया। उसने कहा था अवर्ण के बाद अच होना चाहिए, तो अवर्ण देव में अ है ही, उसके बाद अच ऋषि का रि है ही। अब अ और रि के स्थान पर आपको गुण करना है, और गुण आपके पास बचा कौन सा है? एक ही वर्ण अ, यही गुण बचा है। अब ऐसी स्थिति में हम गुण करते हैं, और गुण ये एकादेश है। एकादेश का मतलब आपने कहा कि दोनों वर्ण के स्थान में एक आदेश। हमने कहा कि दोनों वर्ण के स्थान में एक आदेश वही होगा जिसका तालमेल होगा। अब तालमेल जब यहाँ देखना चाहते हैं तो अ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ, और ऋषि में जो री है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ और मूर्धा। अब इस कंठ मूर्धा वाले उच्चारण स्थान वाले और इकार के स्थान पर तो गुण वही होगा ना जिसका कंठ और मूर्धा उच्चारण स्थान होगा। अब हमारे पास गुण बचा है केवल अकार, तो अकार का उच्चारण स्थान तो केवल कंठ ही है। तो कंठ ही है तो कंठ का उच्चारण स्थान पूरा मिला नहीं, मूर्धा भी होना चाहिए। तो अब ये गुण कैसे करें?
तो इस तरह की स्थिति के लिए एक विशेष नियम दिया। और विशेष नियम क्या दिया कि देखिए, यदि आपको री के जगह, अवगतम, यदि री के जगह कभी भी अवर्ण करना हो, ई वर्ण करना हो, उ वर्ण करना हो, तो हमेशा उसमें र लग करके प्रयोग होगा। अवगतम, माने री के स्थान पर कभी भी अ होने की बात होगी तो हमेशा उसमें र लगेगा। तो गुण जो स्थिति कर रहे हैं इसमें हमें और री के स्थान पर गुण अक्षर अकार बचा है, अकार यहाँ विधान करना चाह रहे हैं, तो उस अकार में र लग करके प्रयोग होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अ और री के स्थान में कभी भी गुण अक्षर अ जो करेंगे उसमें हमेशा र लगा रहेगा, वो अर के रूप में अब बन गया। अब जब अर बन गया तो स्थिति क्या हुई कि अ का उच्चारण स्थान कंठ, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो अब अर जो है इसका उच्चारण स्थान मिल गया। तो ये जो विशेष नियम आया कि री के स्थान पर आप कभी भी अकार, इकार, उकार, इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण करते हैं किसी भी सूत्र से तो वहाँ र लग करके बोला जाएगा। तो अब ये जो नियम है इसने तय कर दिया कि भैया री को यदि अ कर रहे हो गुण तो यहाँ र लगा करके बोलो, तो अर हो गया गुण। इसीलिए इसी को संक्षेप में हमको अध्यापक सब बताते हैं कि अ और री को गुण हमेशा अर होता है। तो अ और री को हमेशा गुण अर क्यों होता है कि गुण अक्षर तो अ है और री को स्थान में करना है, तो री के स्थान में र लग करके प्रयोग होगा अकार के साथ में, इसीलिए अ री को हमेशा गुण क्या हो गया अर। तो अब जब देव ऋषि है तो देव में क्या है अ, ऋषि में क्या है री, और री को हमेशा क्या होगा गुण अर, तब और री अर में बदल गया। अर में जब बदल जाएगा तब इसका उच्चारण क्या होगा देवर्षि। तो ये देवर्षि में अर की ध्वनि आ रही है जो अर अकार और ऋकार के स्थान में हुआ है। अवगतम, इसी तरह से जैसे हमने कहा कि कृष्ण प्लस रिधि है, तो कृष्णों में क्या है अ, रिधि में क्या है री, तो अ और री के स्थान में गुण हो जाएगा अर, तो प्रयोग बन जाएगा कृष्णरधि। बात समझ में आ रही बा? अब यहाँ एक बात समझने के लिए मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ जो हमने अ में री लगा दिया, अर र लगा दिया और कहा कि री के स्थान में गुण होगा तो र लगा करके होगा, ये बातें हमने कैसे कह दी, इसको बताने वाला नियम कौन सा है? तो उस नियम को हम बताते हुए आपको मैंने कल चर्चा की थी कि व्याकरण में एक सूत्र है उरन रपरह। व्याकरण में एक सूत्र क्या है उरन रपरह, ये एक सूत्र है उरन रपरह। अब यहाँ देखिए कि उरन रपरह जो सूत्र है इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो री आगे अण और ये रपरह, ये इसकी स्थिति बनती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि री जो है इसके स्थान पर जब भी कभी अण करेंगे तो अण क्या चीज़ है प्रत्याहार, अण क्या चीज़ है प्रत्याहार है। अवगतम, तो अण प्रत्याहार जो है इसमें तीन वर्ण है अ ई उ, क्योंकि अयुण के अ से लेकर के और अण के उसी के न तक हम अण प्रत्याहार बनाते हैं। अब ये जो री है ये री कहाँ से आ गया? तो अब जब आप समझना ही चाहते हैं तो अच्छी तरह से इसको समझिए। अच्छी तरह से ये समझिए कि सूत्र जो उरन रपरा है तो इस उरण
इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है उहु अण। इसका संधि विच्छेद है उहु और अण, ये इसका संधि विच्छेद है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ अच्छी तरह समझने की। उह का मतलब है री के स्थान में। उह का मतलब क्या है? री के स्थान में। कैसे? तो हमने कहा था आपको कि के स्थान में ये अर्थ होता है जहाँ षष्ठी विभक्ति लगी रहती है। तो उह जो है यहाँ, ये अच्छी तरह यही बात समझने की है यहाँ, इसलिए समझने आने में दिक्कत आ गई थी, तो ये दिक्कत की थी इसको कैसे हम अर्थबोध करते हैं। तो अब इसको समझिए, ये जो उह है ये री शब्द के षष्ठी के एकवचन का रूप है उह। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको हमने कहा कि कोई भी दुनिया का ऋकारांत शब्द हो, उसको पंचमी षष्ठी के एकवचन में यदि रूप बनाना हो तो री को उह में बदल करके बोलिए। जैसे पितृ शब्द है, कोई पूछे पितृ शब्द के षष्ठी के एकवचन में क्या रूप बनेगा, तो री को उह में बदल करके बोलिए पितुः। मातृ शब्द के षष्ठी के एकवचन में क्या बनेगा? मातुः। धात्री शब्द के षष्ठी के एकवचन में क्या बनेगा? धातुः। अवगतम? इसी तरह से अब मान लीजिए पितृ में जो पित है उसको हम हटा दें और री शब्द का रूप चलाएं, तो री शब्द के षष्ठी के एकवचन में क्या रूप बनेगा? उह। तो यहाँ उह जो शब्द है ये री शब्द के षष्ठी के एकवचन का है। अब जब षष्ठी के एकवचन का है, पता चल गया कि षष्ठी विभक्ति है, तो अब इस उह का अर्थ क्या करेंगे? जल्दबाजी में ये मत बोल देना ऊ के स्थान में। ऊ तो रूप है षष्ठी का, तो जिस शब्द का रूप है उसके स्थान में, तो किस शब्द का रूप है? री शब्द का। इसीलिए इसका अर्थ क्या करेंगे? री के स्थान में अण। री के स्थान में अण होता है। वो अण कैसा होता है? र परह। कैसा अण होता है? र परह। ये हमने सूत्र में पूरा लिखा था कि र पर में होता है, तो इसीलिए यहाँ स्थिति क्या बनेगी? र पर वाला होगा। अवगतम? तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र में हमने आपको लिखा उहु, अण और रपरह। तो उहु, अण, रपरह ये जो स्थिति बनी है, इसमें उहु का अर्थ आपने किया था री, तो री के स्थान में अन जो होगा, अब ये कैसा होगा? तो र पर वाला होगा। माने जिसके पर में, पर मने बाद में, पर मने बाद में, तो बाद में होगा, तो इसीलिए बाद में होगा। तो बाद किसे कहे? किसके बाद भाई? अण के बाद। तो अण में क्या वर्ण है? 3 वर्ण। तो अ, इसके बाद में हम र लगा देंगे, अर बन जाएगा। कहीं किसी सूत्र से ई करेंगे तो ई के बाद र लगा देंगे तो इर बन जाएगा। कहीं हम ऊ करेंगे तो ऊ के स्थान में र लगा देंगे तो उर बन जाएगा। जैसे अभी देखो पितृ शब्द था, तो पितृ शब्द जो था उस पितृ शब्द के री के स्थान में उह कैसे हो गया? री को हमने उर में बदल दिया, और उर बदलते ही रेफ में विसर्ग आ गया, तो विसर्ग के स्थान में हमने प्रयोग करके क्या बन गया? उह। अवगतम? तो इस तरह से क्या स्थिति बनी कि सूत्र में उह पद जो है वो री का वाचक है, और इसका अर्थ हुआ री के स्थान में कभी भी अण होगा, माने अकार हो, इकार हो, उकार हो, तो वो अकार इकार वाला इकार र पर वाला होगा, माने उसके पर में बाद में र लग करके प्रयोग होगा। इसी को संस्कृत भाषा में हम कहते हैं रपरत्व होना। क्या कहते हैं? यहाँ रपर हो गया, उरन रपर से रपरत्व हो गया। रपरत्व का मतलब क्या हुआ? र पर में लग गया, इसी को रपरत्व बोलते हैं। बात समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ स्थिति ये हुई कि हमने आदगुण सूत्र से गुण तो किया अ, लेकिन री के स्थान में भी और अकार के स्थान में कर रहे हैं,
तो अकार अधिकार के स्थान में गुण जो होने वाला अ है, उस अ में र लग गया, तो र लग गया तो अब स्थिति क्या बन गई, अर। अब ये देखो, ध्यान रखो, अ का मतलब क्या है, आ भी। तो इसी तरह से हम आगे चल करके वृद्धि पढ़ेंगे तो हम कहेंगे वृद्धि अक्षर आ होता है। तो आ भी यदि वृद्धि करनी है और कहीं री होगा तो आ में भी क्या लग जाएगा, र। इसीलिए री को वृद्धि होती है आर और री को गुण होता है अर। अवगतम, समझ में आ रही बात, ये प्रसंग समझ में आ गया। इसका मतलब देव प्लस ऋषि क्या बन गया, देवर्षि। देव प्लस ऋषि क्या बन गया, देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि क्या बन गया, ब्रह्मर्षि। ये एक चीज आ गई, बात खत्म। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमने जो कहा कि देखो यहाँ र पर होता है, र पर में लगता है, तो हमने यहाँ एक विशेष बातें कल कही थी जो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आई। हमने कहा कि इस सूत्र में जो र अक्षर है, र पर में होता है, ये र और ल दोनों का वाचक है। इस र का अक्षर है र और ल दोनों। इस अक्षर का, इसका वाचक कौन है, र और ल दोनों है। र पर जो लिखा है इसमें, तो र का मतलब है र और ल दोनों वर्ग। बात समझ में आ रही बात। र इसका अर्थ र भी है और ल भी है। र का अर्थ र ल दोनों है। आपको याद होगा कि जब मैं प्रारंभ में सूत्र पढ़ा रहा था, माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र में इत्संज्ञा करते समय में हमने आपको कहा था कि पूरे माहेश्वर सूत्र में एक ऐसा सूत्र है जिसके बीच के वर्ण की भी इत्संज्ञा होती है। सभी सूत्रों के अंत में अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है, लेकिन लन सूत्र ऐसा है जिसके बीच के वर्ण की भी इत्संज्ञा होती है। तो वहाँ हमने ये बातें कही थी कि भाई सारे सूत्र के जब अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है तो लन सूत्र के बीच के आकार की इत्संज्ञा करने का क्या प्रयोजन। हमने कहा प्रयोजन है एक विशेष र प्रत्याहार बनता है। तो र प्रत्याहार कैसे बनता है, तो हायवरट के र से लेकर अब लन का जो बीच में आकार है उस आकार तक हमने एक प्रत्याहार बना दिया। तो र हायवरट में र हलंत है और आगे लन का अ उसमें जुड़ गया, तो जुड़ करके एक र प्रत्याहार जो बना उसमें दो वर्ण आ गया, र और ल। हायवरट में र, तो इत्संज्ञक होने से उसका ग्रहण नहीं होगा, और लन का ल, तो र प्रत्याहार में दो वर्ण हो गया, र और ल। बात समझ में आ रही बात की नहीं। इसीलिए रपर का मतलब क्या है, र और ल दोनों वर्ण होना। तो जिसका जो साथी रहेगा उसके साथ वो वर्ण होगा। यदि कहीं री रहेगा तो री के जगह पर में र लग करके प्रयोग होगा। तो देव प्लस ऋषि है, तो यहाँ देव में जो व है उसके साथ में री लगा हुआ है, तो उस री के स्थान में र लग करके प्रयोग होगा अर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहीं री ना हो, री के बदले में कहीं अ के बाद ली अक्षर आ जाए, अ के बाद ली अक्षर आ जाए, जैसे तब धन लृकारः, तो तब धन लृकारः, तब धन लृकारः जो है यहाँ पर में अब स्थिति क्या बनी है कि तो व में क्या है अ और आगे क्या है लृकारः में लृ, तो यहाँ भी अ जो है ये अवर्ण हो गया, आगे लृ जो वर्ण है ये अच प्रत्याहार में आ गया। अब यहाँ भी आद गुना से गुण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब गुण जब होगा अवर्ण के बाद अच परे रहने पर, तो यहाँ अकार का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और री का उच्चारण स्थान हो गया दंत। जहाँ अ प्लस री था वहाँ तो अ का उच्चारण स्थान कंठ था, री का उच्चारण स्थान मूर्धा था,
इसीलिए इस री के बदले र हो गया था और ये हो करके अर बना था, तो हमने उच्चारण किया देवर्षि इत्यादि। लेकिन जहाँ री है, अब री है तो री के बदले में अब र तो होगा नहीं, और हमने कहा रपर का मतलब र और ल दोनों है, क्योंकि र प्रत्याहार है, उसमें र ल दो वर्ण है, तो दो वर्ण है तो ल जो है वो कहाँ मिलेगा? अपने साथी के जगह, जिसका उच्चारण स्थान उसके साथ मिलेगा। तो कभी भी और री रहेगा तो वहाँ पर में अ के साथ में हमेशा ल लग करके प्रयोग होगा। तो अब यहाँ क्या हो गया? अ के बाद ल जुड़ गया, तो ऑल री को हमेशा गुण क्या होगा? अल, और री को गुण हमेशा क्या होगा? अर। तो यदि ये उरन रपरह सूत्र नहीं होगा तो गुण तो केवल अ अक्षर था, तो कभी भी अ और री के स्थान में गुण नहीं हो सकता था। अब ये उरन रपरह सूत्र आकर के कहा कि नहीं, री के स्थान में जब भी आकार आप करोगे तो वहाँ र लग जाएगा। यदि री रहेगा तो री के साथ में ल लग जाएगा। तो कभी भी अब अ के बाद री रहेगा तो गुण करेंगे अल, और अल करेंगे तो अब प्रयोग बन जाएगा तवल्लकारः। अवगतम? इसी तरह से यदि अ प्लस री रहेगा तो क्या बन गया? देवर्षि, ब्रह्मर्षि। अवगतम? अब यहाँ इसी प्रकार यदि आ के बाद कोई री है तो आ के बाद भी री होने पर वही परिवर्तन क्या होगा? अल। तो स्थिति क्या बनेगी? जैसे हमने कहा महा प्लस लकारः, तो यहाँ भी आल री मिलके क्या बनेगा? अल। क्या बनेगा? महल्लकारः। तो जैसे तवल्लकारः उसी तरह से महल्लकारः। तो यहाँ उरन रपरह सूत्र से र पर में जुड़ता है तभी गुण अर होता है, और र का अक्षर जो है वो दो वर्ण का वाचक है, र और ल का वाचक, इसीलिए कभी भी अ और री जहाँ रहता है वहाँ गुण अल होता है, तो तवल्लकारः प्रयोग बनता है। इसी बीच में मैंने एक बातें कही थी कि व्याकरण में जब सवर्ण संज्ञा करने की हमने बात की थी, तो सवर्ण संज्ञा करने के लिए हमने कहा कि देख भैया, जिसका उच्चारण स्थान जिसके साथ में मिलेगा उन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, यही तय किया था। तो ई के का उच्चारण स्थान क्या था? ई का उच्चारण स्थान था आपका तालु, और य का भी उच्चारण स्थान क्या था? तालु। तो उच्चारण स्थान मिलने के कारण वो स्थिति आ गई थी। अब हम कहते हैं कि देखो, व्याकरण में एक विशेष वर्ण ऐसा है जिसके उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी सवर्ण संज्ञा होती है, विशेष वर्ण है। वो विशेष वर्ण कौन है? तो वो विशेष वर्ण है री और ली। विशेष वर्ण है हमारे पास री और ली। ये दोनों वर्ण जो है इसका यद्यपि उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ली का उच्चारण स्थान है दंत। तो दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी ये दोनों सवर्णी है। अब कहा जब सवर्णी है तो कैसे सवर्णी होगा भाई? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से तो होगा नहीं। तो इसके लिए एक विशेष वार्तिक बनाना पड़ा है, और वो वार्तिक है रील री वर्णयो हो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक है, रील री वर्णयो हो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। तो ये सूत्र कहता है, ये वार्तिक है, ये वार्तिक कहता है रील री वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये विशेष नियम से। क्यों अलग से ये वार्तिक बनाना पड़ा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान अलग अलग है। इसीलिए क्या होता है, ये वार्तिक जब री और ली की सवर्ण संज्ञा कर देगा तो सवर्ण संज्ञा करने से री और ली एक ही चीज हो गई। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आपको माहेश्वर सूत्र के पढ़ाते समय कहा था
कि री के 30 भेद हो जाते हैं। री का अपना भेद 18 और री का अपना भेद 12। तो चूंकि रील री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो इसीलिए क्या होगा, री के भी 30 भेद होंगे और री के भी 30 भेद होंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज में सवर्ण के रूप में बोध होंगे। तो री का भी सामूहिक भेद कितना हो गया, 30, और री का भी सामूहिक भेद क्या हो गया, 30। लेकिन अलग अलग जब भेद करेंगे तो री के भेद है 18, री चूंकि दीर्घ होता नहीं है तो री के भेद है 12। अब ये वार्तिक जब हमको ये नियम दे दिया कि री से री का भी ग्रहण होता है, री से री का भी ग्रहण होता है, इसका मतलब री के स्थान में जो र होता है, अवगतम, तो उस री के जगह पर जो र होगा उसी तरह से री के जगह भी वर्ण होगा। तो री के जगह पर कौन सा वर्ण होगा, गुण वही होगा जो उच्चारण स्थान जिसको मिलेगा। तो उच्चारण स्थान तो र के साथ मिल नहीं सकता है री का, इसीलिए उरन रप्रह में र के द्वारा प्रत्याहार बताया कि र का मतलब है र ल 2 वर्ण। तो जहाँ कहीं तुम्हारे पास री हो अ के बाद वहाँ तो अ में र लगा देना, और जहाँ री होगा वहाँ ल लगा देना। इसीलिए अ और री को हमेशा गुण क्या होता, अर, और अ और री को हमेशा गुण क्या होता, अल। तो ये तवल लकारः, महल लकारः इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। अवगतम, इस तरह से हमारा अब ये एक सिद्धांत निकला कि गुण अक्षर जो है अ कभी भी प्रयुक्त होगा तो जहाँ कहीं भी रिकार होगा वहाँ अर के रूप में बोला जाएगा, जहाँ रिकार रहेगा वहाँ अल के रूप में व्यवहार होगा। अब आपको प्रयोग में कहीं भी अर की ध्वनि सुनाई दे तो चूंकि अर क्या है, गुण वर्ण है, इसीलिए सीधे कह दीजिए गुण संधि। कहीं भी अल सुनाई दे तो सीधे कह दीजिए गुण संधि है। अवगतम, तो ये स्थिति थी। इसी बात को उरन रपरह सूत्र के द्वारा जब तक हम रपर नहीं लगाएंगे तब तक कभी भी देवर्षि या महर्षि या तवल्लकारः ये प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए इस प्रयोग की सिद्धि के लिए हमें और ई के साथ में गुण में र जोड़ना पड़ता है, और अल री के रहने पर गुण के लिए अल जोड़ना पड़ता है। अवगतम, तो ये एक प्रसंग जहाँ आप लोगों को थोड़ी दिक्कत थी उसकी चर्चा हमने की, क्योंकि कल आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ गई थी तो समझने में भी परेशानी हुई। तो इसीलिए हमने उस कल के पाठ को थोड़ा सा पीछे लेते हुए कि कहीं दिक्कत न हो। तो ये हमारे गुण संधि की स्थिति है। तो कहीं भी अब हम ध्यान रखें तो इस तरह से जहाँ कहीं भी उदाहरण आपको मिलता जाए उस उदाहरण में केवल इतना ध्यान रखिए, किसी शब्द में मिले हुए शब्द में ए पे यदि जोड़ा है तो ए वर्ण गुण है तो समझ लीजिए गुण संधि है। ओ वर्ण पे जोड़ा आ जाए बोलने में तो समझिए यहाँ ओ अक्षर गुण है, तो यहाँ जो संधि है वो गुण संधि है। बोलते समय में अर की ध्वनि जहाँ आ जाए समझ लीजिए गुण संधि है, अल की ध्वनि आ जाए तो समझ लीजिए गुण संधि है। ये 4 ही स्टेज जो है गुण के मिलेंगे। अवगतम, या तो ए वाला रूप मिलेगा, ओ वाला मिलेगा, अर वाला मिलेगा और अल वाला मिलेगा। तो ये एक प्रसंग समाप्त होता है। अब गुण संधि का भी यही एक नियम है। अब गुण संधि के बाद में अगली संधि है वृद्धि संधि। अब चूंकि आप लोग समझने लग गए हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपने को धीरे धीरे अपन गति तेज करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में वृद्धि संधि है अगली संधि। तो वृद्धि संधि का मतलब भी पहले आप दिमाग में रख लें कि वृद्धि वर्ण हमको करना है और वृद्धि संज्ञा है। वृद्धि वर्ण कौन है हमारे व्याकरण में, इसके लिए हमने आपको वृद्धिरादैच ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र बता करके ये बताया था कि व्याकरण में आ, ऐ और औ ये 3 वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। तो भले ही हम वृद्धि किसी भी सूत्र से करें, लेकिन वृद्धि जब भी होगी तो या तो आकार या ऐकार या औकार, यही 3 वर्ण होंगे।
तो जैसे आपने आद्गुना सूत्र का अर्थ समझा, इसी तरह से अब आप वृद्धि करने वाला जो नियम है उसको समझिए। तो वृद्धि करने वाला जो सूत्र है हमारे पास वो है वृद्धि रेचि। क्या है? वृद्धि रेचि। अब ये वृद्धि रेचि जो सूत्र है, इस सूत्र को भी हम थोड़ा सा अलग करके समझें तो वृद्धि रेचि में भी दो पद है। एक पद है वृद्धि और एक पद है एचि। अब ये एचि जो है, ये एच क्या है? प्रत्याहार। एच क्या है? प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में अब देखिए क्या वर्ण है? 4 वर्ण आएंगे, ए ओ ऐ औ। और एच में सप्तमी विभक्ति लगी है, तो सप्तमी विभक्ति लगी होने से अब इसका अर्थ क्या करेंगे? एच वर्ण बाद में रहने पर। अवगतम? अब वृद्धि जो है ये प्रथमा विभक्ति में है। वृद्धि शब्द के हरि शब्द की तरह, मति शब्द की तरह, मति के प्रथमा के वचन मति, वृद्धि के प्रथमा के वचन वृद्धि। तो वृद्धि शब्द में प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति जहाँ होगी वो कार्य होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वृद्धि हो। कब वृद्धि हो? एची, एच बाद में रहने पर। बात समझ में आ रही? बात आद्गुणः में चूंकि पूर्व सूत्र में अच था और अच की अनुवृत्ति आ रही थी, इसीलिए अच बाद में रहने पर हमने किया था गुण। लेकिन हमको वृद्धि जो है उस पूरे अच के जगह पर नहीं करना है, अच के रहने पर नहीं करना है। अच में से कुछ चीज को छांट करके उतने ही वर्ण बाद में रहने पर वृद्धि करनी है, इसीलिए अलग से एची कहना पड़ा। नहीं तो गुण अच की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो यहाँ भी अर्थ होता अच परे रहने पर। और ये यदि होता तो गुण और वृद्धि में कोई अंतर ही नहीं पता चलता कि कहाँ हम गुण करें कहाँ हम वृद्धि करें। तो ये गुण जो है पूरे, अब यहीं से थोड़ी व्याकरण की बात भी कह देते हैं कि गुण जो है वो पूरे अच वर्ण बाद में लेकर के कहेगा। तो अच का मतलब अयुण के अ से लेकर के एच के च तक। तो ये हो गया एक सामान्य नियम, क्योंकि बहुतों के जगह काम कर रहा है। और उसी अच प्रत्याहार में से बीच में से एक एच प्रत्याहार हमने निकाल दिया। भाई एच प्रत्याहार अच में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अयुण के अ से लेकर के एच तक में आ जाएगा। अब उसी अच में से ए ओंग सूत्र के ए से लेकर अयौच के सूत्र के च तक हमने एच प्रत्याहार निकाला। तो जब सामान्य में से कुछ चीज़ों को छांट लेते हैं तो वो विशेष हो जाता है, और विशेष जो विधान होता है वो सामान्य का बाधक होता है, सामान्य को रोकने वाला होता है। ध्यान रहे, हमने कहा सभी ब्राह्मणों को दही दीजिए और कौंडिन्य को छाछ। संस्कृत में नियम, सर्वे ब्राह्मणाः दधि दीयन्ताम तक्रम कौंडिन्याय। सभी ब्राह्मणों को दही दीजिए और कौंडिन्य को तक्र दीजिए, छाछ दीजिए, मट्ठा दीजिए इत्यादि। तो चूंकि ब्राह्मण होने के कारण सभी ब्राह्मणों को दही देने का विधान हो रहा है, तो कौंडिन्य भी ब्राह्मण है, उसको भी दही स्वतः प्राप्त था। लेकिन उसका नाम लेकर के हमने कह दिया कि नहीं नहीं, इनको तो छाछ दीजिए। तो अब इस छाछ देने के विधान से क्या हुआ? दधी दान का बाद हो गया, अब उनको दही नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से आद्गुना सूत्र ने कहा था कि देख भैया, अवर्ण के बाद अच रहेगा तो गुण होगा। ये वृद्धि रेचि आकर के कह दिया कि देख भैया, यदि एच रहेगा तो वहाँ गुण नहीं होगा, वहाँ वृद्धि ही होगी। इसीलिए हमेशा गुण का अपवाद है वृद्धि, गुण को रोक करके वृद्धि हम करेंगे। अवगतम? तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि एच वर्ण बाद में रहने पर क्या हो? वृद्धि। अब वृद्धि तो हो, एच वर्ण बाद में भी हो, ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन किसके बाद एच रहेगा ये यहाँ नहीं है। तो इसके लिए आद्गुणः सूत्र से आत पद आ रहा है, क्योंकि वही दोनों चीज चाहिए। तो चूंकि आद्गुणः सूत्र में आत पहले से कह दिया है,
इसीलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आत इस सूत्र में आ गया, और वहाँ पर में आत का आपने अर्थ क्या किया था, आ के बाद, तो यहाँ भी वही अर्थ जुड़ेगा, आ के बाद, अवर्ण के बाद। तो अब इस वृद्धि रेचि सूत्र को वही एकह पूर्व परयोः, ये अर्थ भी जुड़ेगा, आत भी आ गया। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ करके इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला, अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। अवगतम? क्या सूत्र का अर्थ निकला, अवर्ण के बाद माने आ इस दो अक्षर के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण, मतलब ए ओ ऐ औ, इन चारों वर्णों में से कोई वर्ण बाद में रहे तो पहले और बाद वाले दोनों के स्थान पर वृद्धि वाला वर्ण होगा, वृद्धि अक्षर हो जाएंगे, वृद्धि एकादेश होगा। और वो वृद्धि एकादेश कौन है आपका, 3 वर्ण आपको फिर उपस्थित होंगे वृद्धि वाला, आ ऐ औ। फिर हम कौन सा वृद्धि वर्ण करेंगे, तरीका हमारे पास है ही कि हम उच्चारण स्थान मिला करके देखें। अवगतम? समझ में आ रही बात? अब उदाहरण के तौर से थोड़ा सा हम इसको ध्यान में रखें। ध्यान में ये रखना है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा उदाहरण में कृष्ण प्लस एकत्वम, जरा ध्यान दीजिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, या मान लीजिए छोटा उदाहरण ले लिए, अत्र प्लस एव। अत्र प्लस एव, यहाँ ध्यान दीजिए, अत्र में क्या है, त्र में अ, आगे एव में क्या है, ए। अब ये देखिए यहाँ आद्गुना सूत्र से गुण हो सकता था कि नहीं, क्योंकि आद्गुना सूत्र का क्या अर्थ है, अवर्ण के बाद अच रहने पर गुण हो। तो अवर्ण कौन हो गया, अत्र में अ, आगे अचवर्ण कौन हो गया, ए, तो गुण की स्थिति प्राप्त है। अब वो सामान्य नियम जो है गुण, उससे गुण यहाँ हो रहा है, हो सकता था, लेकिन यह जो विशेष नियम है वृद्धि रेचि, ये वृद्धि रेचि सूत्र उसको रोकेगा और कहेगा कि नहीं, अवर्ण के बाद यदि एच वर्ण हो तो वहाँ वृद्धि ही होगी, इसीलिए ये क्या करेगा, गुण को रोकेगा। तो गुण का अपवाद है, ये गुण को रोकने वाला है। विशेष विधान जो होता है वो बलवान होता है। इसीलिए परीक्षा में कभी यदि आपको पूछ दे कि वृद्धि जो है, वृद्धि संधि जो है किस संधि का अपवाद है, तो आपको कहना होगा गुण संधि का, क्योंकि गुण जो है अचवर्ण पूरे को रहने पर होता है और उसी में से विशेष वर्ण एच के बाद में रहने पर वृद्धि होती है। इसीलिए सामान्य का बाधक विशेष होने के कारण यहाँ वृद्धि होती है। अवगतम? अब जब वृद्धि होगी तो ध्यान रखिए कि यहाँ अ और ए, इन दोनों के स्थान में हमको वृद्धि करनी है। अब क्या करें वृद्धि, वही 3 वर्ण उपस्थित होंगे, आ ऐ और औ। आ और ऐ उपस्थित जब होंगे तो अब हमको वही उच्चारण स्थान मिला के देखना है। तो अत्र में जो अ है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। एव में जो ए है उसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। तो कुल मिला करके अ ए दोनों को मिला करके भी वही उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। इस कंठ तालु उच्चारण स्थान वाले अ ए के स्थान में वृद्धि में से वही वर्ण करेंगे एच में से उसी वर्ण का जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। अवगतम? तो वृद्धिरादेच। अवगतम? तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि एच में अब अ ई है, तो ए ई है, तो स्थिति क्या बनेगी, उदाहरण से ध्यान दीजिए कि वृद्धि अक्षर हमारे पास कितने हैं, आ ऐ औ। तो ऐ जो वर्ण है उस ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है ना। ए दई तो कंठ तालु, ए ऐ के स्थान में कंठ और तालु उच्चारण स्थान है। ए वर्ण तो चला गया गुण में,
तो बचा कौन? वृद्धि में तो ऐ ही है, तो वृद्धि अक्षर कंठ तालु वाला हमेशा क्या होगा? ऐ। इसीलिए अब ये तय हो गया कि आकार और एकार कहीं भी होगा तो उसको हमेशा वृद्धि हम क्या करेंगे? ऐ। तो अत्र प्लस एव जाकर के मिल जाए कन्या अत्रैव। अद्य प्लस एव बराबर अद्यैव। कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्णैकत्वम। तो अ ए मिलके हमेशा क्या बन जाएगा? ऐ। इसी तरह से अब ये ऐ जो है वृद्धि, ये तय हो चुका, आकार और एकार के स्थान में हमेशा परिवर्तन होकर के होगा, यहीं पर में होगा, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। तो ये इसके लिए शिफ्ट हो गया आकार एकार के लिए। आकार एकार को कभी भी वृद्धि हम करेंगे तो ऐ वर्ण ही करेंगे। अवगतम? अब इसके बाद में हमारा वर्ण बच गया कौन? वृद्धि अक्षर में औ। तो औ कहाँ करें? तो वही चीज अब ध्यान रखिए कि यदि कहीं भी पूर्व में अ आ हो, उसके बाद में यदि ओ अक्षर आता हो, औ अक्षर आता हो एच प्रत्याहार का, तो उसके स्थान में वृद्धि क्या होगी? औ ही होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा गंगा प्लस ओघः, गंगा प्लस ओघः, तो गंगा में क्या है? आ। ओघः में क्या है? ओ। अब यहाँ आ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। तो दोनों जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। तो इस कंठ ओष्ठ उच्चारण वाले वर्ण के स्थान में कभी भी वृद्धि हम करेंगे तो वही वर्ण करेंगे जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। अवगतम? तो कंठ और ओष्ठ जब होगा तो स्थिति क्या बनेगी? गंगा में आ, ओघः के ओ को, आ ओ को मिला करके कर देंगे औ, तो ये मिलकर क्या बनेगा? गंगौघः। अवगतम? बन जाएगा कि नहीं? तो गंगौघः ये बन गया। अब इसी तरह से यदि कहीं ओ के बदले औ आ गया तब भी तो यही स्थिति बनेगी। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा तब प्लस औदार्यम, तब प्लस औदार्यम तुम्हारी उदारता, तो तव में क्या है? व में अ। औदार्यम में क्या है? औ। औदार्यम औ है। अब अ के बाद औ आ गया तो औ एच में आता है कि नहीं आता है? आता है। एच में चार वर्ण है, ए ओ ऐ औ। तो चार वर्ण जब आ गया तो चाहे ओकार होगा तब भी वृद्धि हम करेंगे, चाहे औकार होगा तब भी हम वृद्धि करेंगे। तो वृद्धि करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? औ। तो क्या बन गया आपका प्रयोग? तबौदार्यम। तब औदार्यम मने तबौदार्यम। अवगतम? इस तरह से अब हम वृद्धि संधि को थोड़ा सा दिमाग में रख करके अलग से छांटें तो हम ऐ जो वृद्धि है उसकी चार स्थिति बनेगी। कैसे? तो अ के बाद यदि कहीं ए रहेगा तब भी हम वृद्धि क्या करेंगे? ऐ। जैसे मान लीजिए हमने कहा तब प्लस एव, तो हमने क्या कहा? तब में व में अ, एव में ए, अ ए मिलके क्या बनेगा? ऐ। क्या बनेगा? तबैव। और यदि मान लीजिए यही हम कहें तब प्लस ऐक्यम, तुम्हारी एकता ऐक्यम, तो ऐक्यम में क्या वर्ण आ गया? ऐ। तो अब अ प्लस ऐ बराबर भी क्या बनेगा? ऐ। तो क्या बनेगा? तवैक्यम। किताब में आपके बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप उस उदाहरण को ध्यान में रखिए। तो बात सब जगह एक ही होगी, लेकिन अपने को केवल उसको ध्यान में रख करके प्रयोग करना है। अवगतम? तो इस तरह से, इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा कि भाई आ के बाद में भी यदि ए रहेगा तब भी वही बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा सा एशा, तो सा में क्या है? आ, आगे ऐसा में क्या है? ए, तब भी क्या बनेगा? ऐ। अवगतम? इस तरह से ऐ जो वृद्धि वर्ण होंगे उसके चार क्षेत्र बनेंगे। अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ऐ बराबर ऐ, आ प्लस ए बराबर ऐ, और आ प्लस ऐ बराबर ऐ। यही चार स्थिति औकार के लिए भी होंगे। अ प्लस ओ बराबर औ।
जैसे हमने कहा कि मान लीजिए तब, कोई भी शब्द लीजिए, हमने कहा राम, ये प्रयोग किया। अब राम, इसके वर्ण में देखना क्या है कि हमारे पास क्या है, अवर्ण है। अब इस अ के बाद में यदि हम कोई वर्ण ओकार वाला हम प्रयोग करते हैं, अवगतम, तो ओकार वाला यदि करते हैं स्थिति क्या बनेगी, ओ आते ही किसमें बदलेगा, औ में बदलेगा। तो हमने कहा राम ओजस्वी, तो राम में म में क्या है अ, ओजस्वी में क्या है ओ, तो इससे क्या बनेंगे रामौजस्वी, रामौजस्विता, यदि ओजस्विता बोले तो रामौजस्विता, ये प्रयोग बनेगा। हमने कहा गंगा प्लस ओघा है, तभी क्या बनेगा गंगोघा। हमने कहा तस्य ओदनम, क्या बनेगा तस्योदनम बनेगा। इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ण होगा तो ये ध्यान में रखना है कि अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, और आ प्लस औ बराबर औ, ये 4 स्टेज। तो अब आपके लिए फिक्स हो गया कि ऐ वृद्धि करेंगे अ ऐ के जगह, औ वृद्धि करेंगे अ ओ के जगह, या आ औ के जगह। ये वृद्धि के 2 वर्ण आपके पास हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे गुण के 2 अक्षर हो गए और वृद्धि गुण का जो री अक्षर था, ओ जहाँ गुण करना था वहाँ अ को लेकर के आपने क्या किया था, री लगा दिया था पर में। तो उसी तरह हमने आपको क्या बताया कि कहीं पर में भी जब अब अ और री को वृद्धि करनी होगी तो वृद्धि का अक्षर कौन है, आ, तो उस आ में क्या लग जाएगा, री। तो आ और री के जगह पर में हमेशा क्या हो जाएगी, वृद्धि आर, क्या होनी, वृद्धि आर। समझ में आ रही बात। अब ये जो वृद्धि आर होगी, इसको बताने के लिए कि कहाँ पर में हम वृद्धि करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, तो चूंकि वृद्धि का प्रसंग चल रहा है इसीलिए मुझे लगता है कि इसको समझ लेना अभी ठीक है, क्योंकि साथ में आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो वृद्धि करने वाला सूत्र हमारे पास अभी पहला हमने एक सूत्र पढ़ा, वृद्धिरादैच। अब जो महत्वपूर्ण जो एक और वृद्धि का सूत्र है वो हमको पढ़ लेना चाहिए साथ साथ, ताकि ये वृद्धि का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। तो वो दूसरा वृद्धि का बताने वाला एक विशेष नियम है, उपसर्गादृति धातु। क्या है नियम, ये विशेष नियम हम आपको बता रहे हैं, उपसर्गादृति धातु। तो उपसर्गादृति धातु जो ये सूत्र है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें इसको संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, उपसर्गात, ये एक चीज है उपसर्गात। आगे क्या है, रीति, और क्या है, धातु। उपसर्गात रीति धातु, ये सूत्र है। अवगतम। तो उपसर्गात रीति धातु ये जो सूत्र है, इस सूत्र को थोड़ा सा अर्थ की दृष्टि से हमको विचार करना है। उपसर्गात रीति धातु ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। अवगतम। उपसर्गात में विभक्ति है पंचमी, उपसर्गात में विभक्ति क्या है, पंचमी, ध्यान रखिएगा। तो पंचमी विभक्ति होने से अर्थ क्या, क्योंकि जैसे हमने कहा राम शब्द के पंचमी के वचन में क्या रूप बनाना हो तो आत लगाओ, तो उपसर्ग शब्द भी आकारांत है, इसके पंचमी विभक्ति में भी क्या लगा देंगे, आ, क्या बनेगा, उपसर्गात। क्या होगा, उपसर्ग के बाद। अब उपसर्ग कैसा हो, इसमें पूर्व सूत्र से जो आत आ रहा है वो आत अर्थ आता है, और आत का अर्थ क्या किया आपने, अवर्ण, अ आ, है ना, अवर्ण किया। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, ये अवर्ण उपसर्ग के साथ में जुड़ जाएगा। अवगतम। तो अवर्ण उपसर्ग जुड़ जाने से क्या हुआ कि अ आ है अंत में जिसके, अ और आ ये 2 वर्ण
जिस उपसर्ग के अंत में होगा ऐसे अवर्णांत उपसर्ग के बाद। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने सीधा सीधा क्या कहा? उपसर्ग के बाद। लेकिन सभी उपसर्ग नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए विशेष उपसर्ग, जिस उपसर्ग के अंत में या तो अ हो या आ हो। और अ आ जहाँ दोनों लेना होता है उसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? अवर्ण। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अवर्णांत उपसर्ग के बाद। बात समझ में आ रही? बात तो अकार है जिसके अंत में ऐसे उपसर्ग के बाद क्या हो? तो रीति धातु, ये दो शब्द है। अब कहते तो रीति जो है इसका अर्थ है रिकार। रीति में रित शब्द है हलंत, उसके सप्तमी के एक वचन बना है रीति। और धातु में भी सप्तमी विभक्ति है। कोई भी दुनिया का उकारांत शब्द हो, उकारांत शब्द हो, सप्तमी के एक वचन में रूप बनाना हो तो ऊ को औ में बदलिए। गुरु है तो गुरु को गुरऊ, भानु है तो भानऊ, धातु रहेगा तो धातु। तो रीति धातु का अर्थ हो गया रिकारादि धातु बाद में रहने पर, माने ऐसा क्रियावाचक जिसके पहले री लगा हो, ऐसा रिकारादि धातु बाद में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होता है। अवगतम? अब इस सूत्र का एक बार फिर से पूरा अर्थ समझ लीजिए। क्या सूत्र का अर्थ निकला? कि अवर्ण उपसर्ग के बाद, अवर्ण का मतलब अवर्ण है अंत में जिसके, ऐसे उपसर्ग के बाद यदि कोई रिकार आदि धातु बाद में हो, ऐसा धातु जिसके आदि में पहले री अक्षर हो, ऐसे रिकार आदि धातु बाद में रहने पर दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। अब उदाहरण से समझिए। जैसे स्थिति है प्रधन रिच्छति, तो प्रधन रिच्छति में प्र क्या है? उपसर्ग। ये हमने आपको इसीलिए उपसर्ग संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया था। और उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? उपसर्गाः क्रिया योगे। उस सूत्र ने कहा था कि प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, ये जो 22 है, ये 22 को हम संस्कृत में उपसर्ग बोलते हैं। तो इन उपसर्गों में से अवर्णांत जो उपसर्ग होगा उसके बाद यदि रिकार आदि धातु रहेगा वहीं हम वृद्धि करेंगे। तो अवर्णांत उपसर्ग कौन हो गया? प्र। उसके बाद रिकार आदि धातु कौन हो गया? रिच्छति। धातु मैंने क्रियापद। तो प्र आगे रिच्छति है। अब यहाँ हमको अ और री के स्थान में वृद्धि करनी है। और वृद्धि अक्षर वही हमारे पास कौन बचा? एक आ। तो आ जो बचा तो वृद्धि अब आ कैसे होगी? क्योंकि वहाँ भी अ और री दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और मूर्धा। और आ का उच्चारण स्थान केवल कंठ है। तो इसीलिए हमने आपको उरन रपरह सूत्र अभी पढ़ाया कि भैया री को यदि अ करो या आ करो, कुछ भी करो, तो र लग करके प्रयोग होगा। तो र तो जहाँ अ करते हैं तो चूंकि अ गुण अक्षर है, इसीलिए उसके साथ में र लगने पर हमने कहा गुण होगा अर। और वृद्धि अक्षर क्या है? आ। इसके साथ में यदि र लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आर। तो हमेशा और ई को वृद्धि क्या होती है? आर। तो अब प्र के बाद में जो रिच्छति है, इन दोनों में अ और री को मिला करके एक आदेश कर देंगे हम, क्या? प्रार। तो प्रार जब बन गया तब ये दोनों जाकर के मिल गया तो क्या बन गया? प्रारछति। तो प्रधन रिच्छति बराबर प्रारछति। प्रधन उपधन रिच्छत, तो उप में क्या है? प में अ, रिच्छत में क्या है? री। अ और री को मिलकर के हम वृद्धि कर देंगे आर। स्थिति क्या बनेगा? उपार्छत। इस तरह से प्रारछति, उपार्छत, इस तरह के प्रयोग बन जाते हैं। अब चूंकि यदि आपको अन्य नियम याद न भी रहे, लेकिन किसी भी प्रयोग में यदि आर की ध्वनि आ रही है संधि में, तो आर चूंकि व्याकरण में वृद्धि अक्षर है तो हमेशा कह दीजिए कि यहाँ वृद्धि संधि हुई। तो जैसे कोई भी उदाहरण आएगा, प्रधन ऋणम, तो बना लेंगे प्रारणम। अवगतम? तो इस तरह से 10 प्लस ऋणम दशारणम, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम। तो यद्यपि यहाँ वृद्धि करने वाला अलग नियम है, ये अलग वार्तिक आता है कि भाई यदि प्र के बाद
वत्सतर के बाद, कंबल के बाद, दसन के बाद, ऋण के बाद, इन सारे शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द हो तो ऋण सब जगह वृद्धि होती है। लेकिन हमको समझना क्या है कि कभी भी वृद्धि होगी री रहने पर तो क्या होगी, आर ही होगी। तो आर की ध्वनि कहीं भी सुनाई दे तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण कहलाएगा। अवगतम। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस अर की बात या र और ल की बात, इसी तरह से यदि मान लीजिए कहीं रिकार के बदले में ऋकार आ जाए, जैसे मान लीजिए प्रधन ऋकारयति, तो और ई के रहने पर तो वृद्धि आपने कर दी आर, लेकिन री रहने पर वृद्धि क्या करेंगे, आल। तो प्रधन ऋकारयति प्रालकारयति, ये आल की ध्वनि हो जाएगी। अवगतम। इस तरह से और ई को वृद्धि आर और री को वृद्धि आल, ये प्रयोग बनते हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि वृद्धि संधि का जो अपने लिए अपेक्षित नियम था या उदाहरण है ये संपन्न होता है। इसको एक दो बार आप देखिए, किताब में अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, इसको भी ध्यान में रख करके, और कहीं दिक्कत होगी उसको फिर बताइए। और आज जैसे कोई कठिनाई आई और आप लोगों ने बताया कि आवाज़ में कमी आई या कोई चीज़ समझने में कमी आई ऋकार लिकार की सवर्ण संज्ञा के बारे में, इसी तरह से अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखें ताकि उस तरीके से अगले पाठ में उसको और स्पष्ट कर दिया जाए। अवगतम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा यहीं विराम होती है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।